दोस्तों ये बात है 24 अक्टूबर सन 1989 के दिन की कि जब जमीला बीबी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। उनके घर पर एक 3 साल की बेटी और 2 साल का बेटा भी मौजूद था। उनके शौहर यानी कि मोहम्मद मुर्तज़ा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे, मगर आज अचानक से घबराकर वो 10 ही बजे घर पर वापस आए तो उनके चेहरे पर पसीना था, माथे पर शिकन था और उन्होंने अपनी बीवी से फौरन कहा कि दंगे हो गए हैं, घर पर मौजूद बच्चों को पकड़ो और फौरन भागो। जमीला बीवी ने भी फौरन अपने बच्चों को लिया और अपने शौहर के साथ फौरन वहाँ से भाग निकली। उनका घर बार, कपड़े वपड़े, सोना चांदी सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर छूट गया। अफसोस की बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं थी, बल्कि 24 अक्टूबर 1989 के दिन या फिर इससे अगले कुछ दिनों में बिल्कुल ऐसा ही मामला या इस जैसा मामला दर्जनों फैमिलीज के साथ और हजारों लोगों के साथ हुआ था। और ये सब कुछ हुआ था बिहार के उसी भागलपुर में कि जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं। पहली चीज तो यहाँ का सिल्क कि जो देश और दुनिया में मशहूर है, और दूसरा 1989 का वही दंगा कि जिसकी कहानी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, गोभी से तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये हमारे इलाके की एक ऐसी सब्जी है कि जिसको कुछ लोग नापसंद करते हैं तो बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। जो लोग पसंद करते हैं वो इसको अलग अलग तरीके से बनाना जानते हैं और इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, सिवाय उस तरीके के कि जिस तरीके का इस्तेमाल इन गोभियों का 1989 भागलपुर के इन दंगों में किया गया था। दरअसल ये बात है 1989 नवंबर की महीने की कि जब भागलपुर में ही मौजूद एक गाँव के जिसका नाम लोगाय है, उसमें एक खेत की खुदाई चल रही थी। इस खेत में हरी भरी लहलहाती हुई गोभी उग रही थी, मगर परेशानी की बात यह है कि इस खेत को गोभी की वजह से नहीं खोदा जा रहा था, बल्कि खुदाई के बाद गोभी के नीचे से इस खेत के अंदर से रिबन निकल रहे थे। वही रिबन के जो दरअसल बच्चों के बालों में लगाए जाते हैं। खौफनाक बात ये थी कि रिबन ही नहीं निकल रहे थे, बल्कि रिबन के साथ साथ अब सर भी निकल रहे थे और सर के नीचे के पार्ट्स भी निकल रहे थे। एक के बाद एक लगातार इस तरह से जमीन के नीचे से लगभग 110 के करीब लाशें निकाली गई थीं, जिनमें से 52 के करीब बच्चों की लाशें थीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोगाय नाम के इस गांव में 25 के करीब परिवार रहा करते थे और 4000 की दंगाई भीड़ ने इन सभी को ही खत्म कर दिया था। पहले इन लोगों की लाशों को नदी के पानी में डाला गया था, मगर जब ये लाशें बदबू देने लगी तो इन बदबुओं से बचने के लिए फिर एक एक करके इन सभी लाशों को उस खेत में या फिर उसके आसपास वाले सारे ही खेतों में और जमीन में दफना दिया गया था और उसके बाद ही गोभी के बीज को डाला गया था, जिसकी वजह से उन लाशों के ऊपर अब लहलहाते हुए हरे भरे गोभी भी उगाए थे। दोस्तों, ये खौफनाक मंजर सिर्फ इस छोटे से गांव का ही नहीं था, बल्कि भागलपुर के अलग अलग इलाकों में लगभग 2 महीनों तक लगातार चले दंगों में 1000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही साथ ये बात भी याद रहे कि ये आंकड़ा भी सरकारी आंकड़ा था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों था? आखिर 1989 में भागलपुर इतनी खौफनाक तरीके से क्यों जल उठा था कि जिसकी आग ने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया था? कौन था इन सारी चीजों का जिम्मेदार? और साथ ही सवाल तो ये भी है कि आखिर भागलपुर के 1989 के इस दंगे को हमारे इस देश में क्यों भुला दिया गया है? क्योंकि वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि कागजी तौर पर यानी ऑन रिकॉर्ड भागलपुर के इस हादसे को और इस दंगे को आजाद भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक और खौफनाक दंगों में से एक दंगा माना जाता है। मगर उसके बावजूद भी इसको न जाने कहां गुम कर दिया गया है और आज के दौर में कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि यही वो हादसा था कि जिसने भारत देश की एक मशहूर स्टेट यानी कि एक सूबे के जिसको बिहार के नाम से जाना जाता है, उसकी राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मुसलमान जो हमेशा से ही कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, वो कांग्रेस से नाराज हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में एक लंबे वक्त तक के लिए रुखसत हो गई। बदले में वहां पर उदय हुआ एक ऐसे नए ताकतवर और मशहूर लीडर का कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग लालू प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले मैटर को लेकर पहले ही भारत के अलग अलग इलाकों में काफी माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे ही दौर में 1989 अगस्त के महीने में भागलपुर में एक जुलूस निकला। ये जुलूस था लोक देवी विजधरी माई का जुलूस, जो वैसे भी हर साल निकला करता था, मगर इस बार इस जुलूस में दंगा होते होते बचा था। अक्टूबर के महीने में रामशेला का एक और जुलूस निकाला गया, मगर इस बार ये जुलूस किस तरफ से जाएगा ये तय प्रशासन ने किया था। इतना ही नहीं, प्रशासन ने रूट तय करने के साथ साथ एक बड़ा दस्ता भी इसके साथ में लगाया था और ये सारी एहतियात उस पिछले जुलूस की वजह से की जा रही थी कि जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि उसमें दंगा होते होते बचा था। फिलहाल 24 अक्टूबर के दिन ये जुलूस निकला और जब ये जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो माहौल खराब होने लगा।
पहले तो इस जुलूस में कुछ नफरती और भड़काऊ नारे लगाए गए, जिससे माहौल खराब हुआ और दूसरी तरफ से जुलूस पर अब पत्थरबाजी होने लगी। इवन एक छोटा सा बॉम्ब भी फेंका गया, मगर हाँ, किसी के भी हताहत होने की यानी कि जान जाने की कोई खबर नहीं आई। नुकसान भले ही न हुआ हो, मगर इससे वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। चिंगारी अपना काम कर चुकी थी और पूरा भागलपुर अब दंगों की चपेट में आ चुका था। अफवाहें बड़ी तेजी के साथ फैल रही थीं। शाम तक ये अफवाह फैल चुकी थी कि फलां इलाके में बेशुमार हिंदुओं को मारा गया है। किसी ने ये अफवाह भी उड़ाई कि परवत्ती के कुएं में लाशें मिली हैं, वो भी कटी हुई लाशें। इसे एक अफवाह ने तो मानो आग में घी डालने का काम किया था। अब ये दंगा और ज्यादा तेज हो चुका था और ये दंगा अगले 2 महीने तक भागलपुर में होता रहा था। इन दंगों में सैकड़ों लोगों को, बल्कि 1000 से भी ऊपर लोगों को जान गंवानी पड़ी। लगभग 50,000 के करीब लोग बेघर हुए, जबकि 250 के करीब ऐसे गांव थे कि जिनके ऊपर इस दंगे का असर पड़ा था। 27 तारीख को फाइनली दंगे रोकने के लिए सेना उतार दी गई, BSF को भी बुलाया गया। बाद में जांच रिपोर्ट में पता चला था कि पुलिस न सिर्फ इन दंगों को रोकने में नाकामयाब हुई थी, बल्कि कई मौकों पर तो पुलिस ने खुद दंगाइयों की मदद की थी। बार बार शिकायत मिलने पर भी आंख मूंद कर बैठे रहे, बल्कि कई तो ऐसे मौके भी आए कि जब वहां की लोकल पुलिस ने उस सेना यानी कि BSF को ही गुमराह कर दिया कि जो BSF और सेना दंगे रोकने के लिए बुलाई गई थी। दोस्तों, भागलपुर में एक गांव पड़ता है कि जिसको चंदेरी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो दंगों की शुरुआत से ही यहाँ पर रहने वाले लोग काफी खौफ में थे और डरे हुए थे, मगर हिम्मत के साथ वहाँ रुके हुए थे और किसी भी हालत में अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर जब अचानक से हालात हद से ज्यादा खराब हुए तो चंदेरी गाँव में एक बड़ा सा घर था। सब लोग उसके अंदर जमा हो गए और उस घर के अंदर इन लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया। भीड़ आई और उसके बाद खूब पत्थरबाजी भी हुई, मगर फिर एक स्पेशल टुकड़ी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। जैसे ही स्पेशल टुकड़ी तैनात हुई तो ये भीड़ भी अब एक एक करके तितर बितर होना शुरू हो गई। मगर फिर कुछ देर के बाद ही उस स्पेशल टुकड़ी को थाने से फोन आया और उनको एक दूसरे इलाके में दंगा भड़कने की खबर दी गई। ये स्पेशल टुकड़ी फौरन उस इलाके में रवाना हो गई। इस टुकड़ी के जाते ही अब एक बार फिर से वही भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और आउटलुक मैगजीन के एक मशहूर पत्रकार ने भागलपुर दंगों के बारे में बताते हुए लिखा था कि 27 की सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और चंदेरी में लगभग 70 लोगों को मार डाला गया। भटोरिया में 85 लोगों की हत्या हुई, जबकि रासलपुर में करीब 30 लोग मरे। दंगे हो जाने के बाद अब सरकार भी अचानक से हरकत में आई और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के जो उस दौर में कांग्रेस से बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो दंगों के वक्त दरअसल दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आखिर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर वो बिहार पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला, मगर जाहिर है अब तो काफी देर हो चुकी थी। दूसरे दंगों की तरह इस दंगों की भी जांच बैठाई गई और ये जांच भी कोई एक बार नहीं की गई है, बल्कि वक्त वक्त पर कई बार हुई है। पहली जांच जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और एस शमसुल हसन के अंडर में हुई थी। इस जांच में कुछ सांप्रदायिक संगठनों को और मीडिया हाउसेस को अफवाह उड़ाने का दोषी माना गया था। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया था कि प्रशासन पूरी तरह से नकारा साबित हुआ है और इन दंगों में ऐसा महसूस हुआ कि मानो लोगों की जान चले जाने से पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। साथ ही ये सवाल भी पूछा गया कि जब पहले से ही हालात खराब थे और दंगों की आशंका बनी हुई थी, तो उस जुलूस को ततारपुर नाम के उस इलाके से गुजरने की परमिशन क्यों दी गई थी कि जहां पर पहुंचकर ही ये सारा मामला खराब हुआ था, यानी जहां पर भड़काऊ और नफरती नारे लगे थे और साथ ही पत्थरबाजी वगैरह हुई थी। साथ ही साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों को भी प्रशासनिक चूक का जिम्मेदार माना गया था। इसके अलावा दोस्तों, एक और जांच हुई थी जो दरअसल जस्टिस RN प्रसाद के अंडर में हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों को नसीहत दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर तुम चाहते हो कि भारत के लोग तुम्हारे ऊपर दोबारा से भरोसा करें, तो तुमको ISI के एजेंट से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। ये दंगा लगातार 2 महीने तक चलता रहा था, मगर उसके बावजूद भी जस्टिस J प्रसाद ने उस वक्त की गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि दोस्तों, इन 2 रिपोर्ट्स के अलावा उस दौर में कुछ और भी थ्योरी चलाई गई थी, जिनमें से एक थ्योरी ये दावा करती थी कि दरअसल ये सारे दंगे गैंग वॉर की वजह से हुए थे, क्योंकि न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में यानी दोनों ही धर्मों में कई अलग अलग बड़े गैंग पाए जाते थे। ये गैंग उस वक्त सक्रिय थे और इन्होंने ही इन सारे दंगों में बड़ा किरदार अदा किया था। मगर दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि भागलपुर के इन दंगों ने बिहार की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सत्येंद्र नारायण सिन्हा कि जो उस दौर में CM थे और एक बड़े कद के नेता माने जाते थे, इन दंगों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस के जो लंबे वक्त से बिहार में ताकतवर मानी जाती थी और राज किया करती थी, अब उसके भी दिन पूरे हो चुके थे। हालांकि इन दंगों की वजह से जो नुकसान हुआ था, कांग्रेस ने उसका कंट्रोल करने की कोशिश की
और सत्येंद्र नारायण सिन्हा से इस्तीफा दिलवाकर ललित नारायण मिश्रा के भाई जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। कांग्रेस को लगता था कि शायद ये सब करने से मुसलमान उसको माफ कर देंगे, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं, क्योंकि बिहार के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी कि जो पिछले कई दशकों से लगातार कांग्रेस को ही वोट करती आ रही थी, अब वो दूसरी पार्टीज पर शिफ्ट हो गई थी। और उसी बदलाव का ही नतीजा था कि 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। दंगे खत्म हो जाने के बाद लगभग 142 एफआईआर दर्ज कराई गई थीं, जबकि 1283 लोगों को आरोपी माना गया था, मगर वक्त के साथ इनमें से ज्यादातर लोगों की फाइलें बंद कर दी गई थीं। हालांकि 2005 में इसी दंगे से जुड़े हुए 10 लोगों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। 2005 के बाद 2007 में भी इस केस से जुड़े 14 लोगों को और सजाएं सुनाई गई थीं, और ये सजाएं लोगाई नाम के उसी गाँव की वजह से सुनाई गई थी कि जिसके गोवी के खेत का जिक्र मैंने आपके सामने शुरू में ही किया था। मगर दोस्तों आखिर में भागलपुर के इस खतरनाक और खौफनाक मंजर से एक बहुत ही पॉजिटिव और सुकून देने वाली कहानी भी निकल कर आई थी, और ये कहानी थी अलीम अंसारी और दयानंद झा की। एक हिंदू एक मुसलमान, मगर बचपन से ही दोस्त, वो भी ऐसे दोस्त के जो बचपन में साथ में खेले, साथ में स्कूल गए और साथ में ही कॉलेज अटेंड किया। और फिर वक्त आया 1989 का कि जब भागलपुर ने इन खतरनाक दंगों का सामना किया। अलीम अंसारी के जो अपने गांव में फंस गए थे, उनके घर पर बूढ़ी माँ थी कि जिसके लिए दवाई चाहिए होती थी, साथ ही साथ घर पर छोटे बच्चे थे कि जो दूध मांगा करते थे। मगर जाहिर है इन चीज़ों का इंतजाम कौन कर सकता था। घर पर तो ज़रूरी राशन तक खत्म हो गया था और घर से बाहर निकलने पर मौत बट रही थी। ऐसे ही खौफनाक हालात में उनका बचपन का दोस्त यानी कि दयानंद झा उनके काम आया। 1 महीने तक लगातार दयानंद झा ने अलीम अंसारी के घर पर राशन और इस तरह की सभी जरूरी चीजों को ट्रांसफर करना जारी रखा, बावजूद इसके कि उनको धमकाया जाता था, डराया जाता था और गद्दारी का ठप्पा भी लगाया जाता था। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।